जलेस के हमारे साथी प्रदीप कांत ने हरी झंडी दे दी है कि मैं इसे शुरू करूं। जो साथी हमसे जुड़े हैं, विष्णु भाई, पूजा जी, अल्ताफ भाई, सेमवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भाई ने मुझे आमतौर पे इस कोरोना काल में और पिछले इस साल डेढ़ साल के वक्फे में मुझे आमतौर पर निमंत्रण जो आते हैं वो कविताएं पढ़ने के आते हैं। और ये निमंत्रण पहली बार आया है जिसमें मुझे किसी ने ये कहा कि आप कहानी पढ़िए। तो मित्रों, मैं एक चीज़ साझा करना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली, जिसे आप साहित्यिक रचना कह सकते हैं, वो कहानी लिखी थी। मुझे उसका शीर्षक याद है, पराजित कहानी थी, और वो कॉलेज की मैगजीन में छपी थी। और आज भी मुझे कोई भी कविता जब मेरे जहन में आती है तो वो मूलतः कहानी के शक्ल में आती है। मतलब वो एक कहानी के तौर पर आती है, उसकी मैं कविता लिखता हूं। और जब मैं कहानी की बात करता हूं तो मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत भी करूंगा, क्योंकि एक कहानी मैं लेकर आया हूं आपके साथ में। और कहानी की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर मनुष्य के अब तक के विकास की जो पूरी यात्रा है वो दरअसल कहानी में छुपी हुई है। आप देखिए कि आदमी के तमाम आविष्कारों के पीछे उसकी एक कल्पनाशीलता और उसकी कल्पनाशीलता से जुड़ी हुई कोई कहानी रही होगी। उसके बाद आदमी ने जब पहली बार किसी स्त्री से प्रणय निवेदन किया होगा तो वो भी किसी कहानी के फॉर्मेट में किया होगा। उसके बाद के तमाम आविष्कार आप देखिए, चाहे भाषा का आविष्कार देखें, चाहे पहिए का आविष्कार देखें, या इवोल्यूशन में वो आविष्कार देखें जब आदमी ने अपने आगे के दो पांवों से हाथ का इस्तेमाल शुरू किया होगा। बहुत तेजी से अगर हम आए तो जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, जब आदमी ने पहली बार परिवार बनाने की, कबीला बनाने की सोची होगी, तो उसके पीछे भी एक कहानी रही होगी। आदमी ने जब कपड़ा बुना होगा, उसे जब पहली बार शर्म का एहसास हुआ होगा। जो गारमेंट हिस्टोरियन है वो बताते हैं कि लगभग 27,000 साल पहले हमने धागे को बुना पहली बार मनुष्य ने। और धागे का बुनना इतना बड़ा आविष्कार था कि उसने मनुष्य को शर्म दी, और उस शर्म से मनुष्य ने बहुत सारे संस्थान डेवलप किए, मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, ट्राइब। ये सारी चीजें जो है ये उस धागे के आविष्कार के बाद के आविष्कार हैं। और उसके बाद में कबीला बनाना, उसके बाद में अगर हम सोचें कि किसी धर्म को ईजाद करना, मजहब को ईजाद करना, तो वो भी कोई ना कोई एक कहानी रही। कोई अपने हिंदू होने के किसी कहानी को लेकर आया, लोग हिंदू हो गए। किसी ने इस्लाम का आइडिया दिया होगा और वो मुस्लिम हो गए। क्रिश्चियनिटी भी एक कहानी की तरह मैं लेता हूं। आप देखिए कि अगर हम बहुत बड़े आविष्कारों की बात करें, बड़ी स्टोरीज, बिग स्टोरीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो मुद्रा का आविष्कार है, करेंसी का आविष्कार, ये भी बहुत बड़ी कहानी है कि मनुष्य ने कागज के एक टुकड़े को इतनी ताकत दे दी कि उसे लेकर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको वो तमाम चीजें मिल जाएगी जिसकी आपको दरकार है या जो आप पाना चाहते हैं। सोचिए कभी कि करेंसी नोट जो है वो कितनी बड़ी कहानी है और कितनी कन्विंसिंग कहानी है। आप ये देखिए कि जिसे आप
कंसेप्ट ऑफ स्टेट कहते हैं, राष्ट्र राज्य की अवधारणा कहते हैं, वो भी एक कहानी है। एक कहानी मैंने आपको सुनाई कि मैं इस भूभाग पर इन मूल्यों, इन सिद्धांतों, इस पोशाक, इस गणवेश, इस सांस्कृतिक मूल्य के साथ रहूंगा, आप भी साथ रहेंगे। और जब इस तरह की सहमति देने वाले बहुत सारे लोग मिल गए तो देश बन गए। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दुनिया भर के तमाम कॉरपोरेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर बाजार, ये तमाम चीजें मुझे लगते हैं कि एक कहानी है। दीज ऑल आर द सक्सेसफुल स्टोरीज। तो मुझे लगता है कि कहानी जो है वो मनुष्य के विकास की एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जिसके बिना हम कुछ कल्पना नहीं कर पाएंगे। मनुष्य का पूरा विकास किसी एक सतत कहानी के विकास की कहानी है। अगर आप लॉज को देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लॉज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग धरती पर कानून को लेकर आए, तो वो भी एक कहानी है। और आज तो ये माना जाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े कम्युनिकेटर हैं, जितने भी बड़े संचार के विशेषज्ञ हैं, वे तमाम वही हैं जिन्हें एक अच्छी कहानी कहना आता है। तो मित्रों, कहानी की इस छोटी सी भूमिका के बाद ये भी कहूँगा कि मेरे खून में, मेरी जिसे आप भीतरी बनावट कहते हैं, उसमें कहानी है। क्योंकि मैं मूलतः जिस शहर से हूँ वो है जोधपुर, राजस्थान का। और हमारे शहर में एक शब्द प्रचलित है, हथाई। ये उस मोहल्ला संस्कृति का प्रतीक है जिसमें घरों के बाहर जोधपुर में चबूतरे या चौतरियां बनाई जाती है, जिस पर शाम के वक्त भोजन से निवृत्त होकर लोग आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। आप इस समय 8:30 के बाद में अगर जोधपुर शहर के भीतरी भाग में जाएंगे और किसी को भी पूछेंगे कि फलां साहब कहाँ हैं, तो वो कहेंगे हथाई पर मिलेंगे। और सब लोगों की एक फिक्स हथाइयाँ होती है, स्थायी हथाई। तो लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भी बचपन में इस तरह की हथाइयों में खूब बैठा हूँ। तो मेरे अंदर जो स्टोरी का एलिमेंट है, किसी चीज़ को कहानी की शक्ल में देखना और कहानी की शक्ल में वापस उसे सुना पाना, ये मुझे लगता है मुझे मेरे शहर से मिला, मेरे शहर की उस रिवायत से मिला जिसे हम हथाई कहते हैं। तो मित्रों, ये थोड़ी सी मैंने बात की आपके साथ और मुझे लग रहा है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो अब जुड़ने लग गए होंगे। तो बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। प्रगति जी, रोहित भाई नमस्कार, प्रगति जी नमस्कार, संतोष भाई नमस्कार, मृदुला जी नमस्कार, और हरिंदर शर्मा जी जुड़ गए हैं मेरे दोस्त, मोहिन भाई जुड़ गए हैं, हिमांशु भाई जुड़ गए हैं, प्रियंकर भाई, महक मैम आप भी जुड़ गई हैं। तो बहुत सारे जुड़ गए। और मेरे पसंद के कथाकार SR हरनोट, जो कि हिमाचल में मेरे गार्जियन भी हैं, वे जुड़ गए हैं। और हालांकि हरनोट सर जैसे लोग जब जुड़ जाते हैं तो एक संकोच होता है कि वो कथाकार जिनकी कहानियों को पढ़कर हमने कहानी लिखने की तमीज़ सीखी, वे जब हमें सुन रहे होते हैं। तनुजा जी नमस्कार, ठीक लिखा आपने, जोधानेरा हथाईदार होसा। मेरी प्रिय कवित्री लीना जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर निधि अग्रवाल जुड़ गई हैं। तो अब बात करता हूँ कहानी की। लीना जी, मुझे नहीं पता आप कब जुड़ी हैं, लेकिन मैं इससे पहले ये बता रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कविता से पहले कहानी लिखी। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था लीना जी कि मेरे अंदर कोई भी कविता लिखने का जो आइडिया आता है वो कहानी के फॉर्मेट में आता है, कहानी की शक्ल में आता है, और उसके बाद में मैं उसकी कविता बनाता हूँ। लीना जी, मैंने आपका नाम लिया है, मेरी प्रिय कवित्री हैं आप। और ये भी आप ठीक कह रही हैं लीना जी कि एक से अधिक शहर में रहना भी सौभाग्य है। बिल्कुल, नामवर जी हम जैसे लोगों के लिए कहते थे कि जहाज के पंछी हैं, उड़ते रहते हैं, वापस लौट के आते हैं हम। महक, ठीक कह रही हैं आप, हथाई कल्चर ऑफ जोधपुर, बिल्कुल
मेरे शहर से मैंने किस्सा गोई सीखी है, बतकही सीखी है। तो एक कहानी मैंने लिखी है, शीर्षक है मित्रों नूर मियाँ। और इस कहानी को सुनते हुए अगर आपको लगे कि मैं कहीं उस टाइम्स को पकड़ पाया हूँ और उस चीज़ को पकड़ पाया हूँ जिसे मैं बहुत गहराई से देखता हूँ, और मुझे ये लगता है कि विस्थापन जो है वो 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वो मनुष्य का विस्थापन है। कपिल नमस्कार। और हम सब विस्थापित हैं। आप सोचिए, मैं रेत का आदमी हूँ, रेगिस्तान का आदमी, और इस पहाड़ पर जहाँ पर मैं बिल्कुल चीन की सीमा पर बैठा हूँ। तो आप ये देखिए कि ये विस्थापन जो है, मनुष्य का विस्थापन, कैसा विस्थापन है ये। और जब मैं इस विस्थापन की जड़ में जाता हूँ प्रदीप भाई, तो मुझे ये लगता है कि इस विस्थापन की जड़ में तकनीक का विस्थापन बहुत गहरा है। अगर हम तकनीक के करैक्टर पर बात करें तो मुझे फ्यूचरोलॉजी के वो विद्वान बहुत याद आते हैं, खासतौर से युval नोह हरारी जैसे लोग, जो ये कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर जितना दबाव इस शताब्दी में, यानी 21वीं शताब्दी में जितना दबाव मनुष्य के दिमाग पर पड़ा है तकनीक के बहुत तेजी से बदलने से, उतना दबाव मनुष्य ने अपने एवोल्यूशन के शुरुआती सालों में हजारों साल तक बर्दाश्त नहीं किया था। बाद में यह अवधि सैकड़ों साल हो गई। और पिछली शताब्दी तक में अंजू जी आप देखिए कि मनुष्य जो है वो 50 साल तक एक ही तकनीक, एक ही लाइफ पैटर्न, एक ही लाइफ स्टाइल से जी लेता था। लेकिन अब जो है वो तकनीक इतनी रिसेंसी से बदलती है, इतनी तेजी से बदलती है कि मुझे लगता है कि आज का जो हुनर है, आज की जो आपकी टेक्नोसेविनेस है, आज की जो आपकी तकनीक है जिसके सहारे आप अपनी आजीविका कमा रहे हैं, वो आजीविका अगले 5 साल में बदल जाती है। और इतनी तेजी से बदलती है कि हम सोच नहीं पाते। मुझे मेरे बचपन में याद है, रेडियो हुआ करता था। रेडियो में मैं भी बहुत मैंने काम किया, लेकिन रेडियो को मैंने गुम होते देखा है, खामोश होते देखा है। अब ठीक है, पॉडकास्ट के जरिए वो नए तरीके से आ रहा है। मेरे बचपन में कैसेट्स होती थी, फिर सीडी बनाने वाले और बेचने वाले लोग आए, वीसीआर होते थे। आप ये देखो कि अगर हम सोचें कि वो लोग कहाँ चले गए। एक बड़ी तकनीक ने छोटी तकनीक को विस्थापित कर दिया, और उस तकनीक के विस्थापन के साथ ये हुआ कि हम लोग नए तरीके के विस्थापन में चले गए। तो मित्रों, ये सब कुछ कहने की मैंने कोशिश की है। कहानी का शीर्षक है नूर मियां। वे जिस मोहल्ले में रहते थे वहां डाकिया महीने में कुल 2-3 बार ही आता था। बड़ी बी का मनी ऑर्डर, बेग साहब का उर्दू रिसाला, और कभी कभार मोहल्ले के किसी लड़के का मेरठ या गया के किसी फिल्म निर्माता की चिट्ठी लेकर जिसमें 750 का मनी ऑर्डर तुरंत भेजने और आगामी फिल्म मीठी कशिश में नायक चुन लिए जाने की सूचना होती थी। ऐसे निर्माताओं की चिट्ठी मोहल्ले के लगभग हर जवान लड़के को मिल चुकी थी, जबकि सच यह था कि उनमें से किसी को भी किसी लड़की ने हसरत भरी निगाहों से देखा तक नहीं था, सिवाय उनके जो बाद में उनकी बीवी बनती और रस्म अदा करती। बगल के तिल की तरह था यह मोहल्ला, जिसके बारे में सिवाय मोहल्ले वालों के कोई और नहीं जानता था। न तो इस मोहल्ले के किसी लड़के के 10वीं की मेरिट में आने की जगह खबर आई थी, और न ही किसी की लॉटरी ही खुली थी। हर मौसम में पानी के लगातार बहने और बच्चों के सरे राह हगने से
खास तरह की गंध व कीचड़ इस मोहल्ले में हर समय रहता था। यह वृत्तांत मैं मोहल्ले के लिए नहीं, बल्कि नूर मियाँ के लिए बता रहा हूं, जो तांगा चलाते थे और जिनकी आंखें कंजी थी और बदन इकहरा था। अपनी दाढ़ी से मुसलमान और कपड़ों से गरीब लगने के बाद भी नस्ली तौर पर मुझे वे घोड़े के आसपास लगते थे। रेडियो उनकी कमजोरी थी, जो आगे की ओर खास तौर से बनाए स्टैंड पर हर समय मौजूद रहता। उनके उन्हें पुराने फिल्मी गीत पसंद थे, खास तौर से लता के। केएल सहगल और मुकेश को वे नापसंद करते थे और दिलीप कुमार को घटिया एक्टर मानते थे। राजकुमार उन्हें बनावटी लगते थे, जबकि राज कपूर पसंद थे। देवानंद की सुरैया से शादी नहीं हो पाने को वे निजी दुख मानते थे और नरगिस राज कपूर के प्रेम को मोहब्बत की दुनिया का सबसे बड़ा मकाम। शहर में जब टैक्सी नई नई आई थी, उस समय तक उन्हें तांगा चलाते 50 साल हो चुके थे और वे टैक्सी को तांगे के लिए खतरा कतई नहीं मानते थे। अपनी विरासत और पैठ के प्रति वे आश्वस्त थे। सवारियों के बारे में उन्हें इतना गुमान था कि वे उनकी मौजूदगी में टैक्सी में बैठेंगे ही नहीं। एक बार स्कूल ले जाते हुए कहा था उन्होंने कि तांगे से हम केवल हमारा पेट ही नहीं पालते हैं, बल्कि जानवर की दुनिया और कायनात से भी जुड़े रहते हैं। इन दिनों न नूर मियाँ दिखते हैं न तांगे। मेरी पीढ़ी के लोग 45 तक पहुंचने लगे हैं और हम में से हर एक प्राय किसी न किसी बीमारी से परेशान है। अनुराग के बाल उड़ गए हैं तो महेश को महीने में 3 बार डाई करनी पड़ती है। नरेश डायबिटीज के साथ जी रहा है तो ब्रजेश बीपी की गोलियों के साथ। विश्वंबर खुद को 24 घंटे का कुली बताते हुए हंसता हुआ कहता है, मैं अपने आदर्श वजन से दुगना हूं, यानी 120 किलो का हूं। 60 किलो का वजन हर समय शरीर पर लिए घूमता हूं, लेकिन इस वक्त उसका ठहाका उसकी आंख से बेमेल लगता है। हम सब ऊपरी तौर पर संस्कारशील हैं, क्योंकि सिगरेट, शराब, ब्लू फिल्म, कॉल गर्ल्स की हमारी दुनिया को हमने इस दुनिया से गोपनीय रखा है। अनुराग, जिसे हम अकेले में वात्स्यायन कहते हैं, एक बार जयपुर से लौटते हुए बात अपने तक रखते हुए हिदायत के साथ मुझे यह खराब सूचना भी दे चुका है कि वह ब्रजेश की पत्नी यानी पल्लवी भाभी पर भी हाथ साफ कर चुका है और नरेश की पत्नी यानी रौलू भाभी उसे भूखी निगाहों से देखती है। बात की तस्दीक में वह बड़े फूहड़ ढंग से कहता है कि डायबिटीज के बाद पलंग पर पिस्सू हो जाने वाला नरेश कोई पहला व्यक्ति नहीं है। इसी कारण से किराएदार बैंक मैनेजर की पत्नी मधु भाभी मुंबई से कभी भी खाली हाथ नहीं आती है। इन सब के बाद भी अनुराग हम सबसे ज्यादा धार्मिक है। रुद्रा अष्टाध्यायी वह सावन के महीने में करता है। शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों के यहां इसका पाठ व मौत व व्रत करवा चुका है। उसके लिए यह कथा शिव से ज्यादा संबंधों की हो चली है, जिसे वो तुरंत कैश में बदल देता है। इन पाठों में भी वह स्त्रियों का स्पेस बना ही लेता है। शहर से 20 किलोमीटर दूर जिस महाराज के आश्रम में वह हर महीने के दूसरे शनिवार को जाता है, वहां भी बकौल उसके मामला ठीक ठाक रहता है। सुंदर आंखों को नचाता हुआ वह कहता है, यार यहां सेकंड हैंड प्रतिवर्ताएं मिल ही जाती है। शहर के एक स्टील व्यापारी के तीसरे बेटे की बहू को शादी के चौथे ही दिन एक महंगी कामोत्तेजक गोली लेकर सल्टाने सल्टाने यह उसका मुहावरा है, सल्टाने और हमेशा के लिए जीतने का किस्सा उसने मुझे पिछले रविवार को जब बताया, तब वह गुरुजी से शिकागो के लौटने पर आयोज्य एक भोज का निमंत्रण मुझे देने आया था। जबकि महेश हर बार मिलने पर अपने साइबर वर्ल्ड के बारे में बताता रहता है कि कैसे वह फ्लोरिडा के एक न्यूड क्लब का मेंबर हो गया है और वह अगले साल
कोस्टारिका के सेक्स कार्निवल में जाएगा, और यह भी कि केनवुड का एक म्यूजिक हाउस उसे पेरिस की लियोना ने भेजा है, जो भारत में 3.5 लाख का है, उसे इरोटिक फैंटेसी से ऑर्गाज्म देने के एवज में मिला है। हमारी पत्नियां 40 से कम हैं। वैभव लक्ष्मी की कथा वे नियमित करती हैं। अगरबत्ती से लेकर शैम्पू तक सब कुछ फिक्स रखती है। वैक्सिंग घर पर करती है, लेकिन थ्रेडिंग के लिए पार्लर रेगुलर जाती हैं। इनकी बातों में एक टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स हैं जिनके नाम के से शुरू होते हैं। बल्कि उन सीरियल्स के दुखों से भी इन्हें ईर्ष्या होती है, जिससे मुझे डर लगता है। ये सारे दुख एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वाले हैं। मैं उन्हें मेरी पसंद के कथाकार की एक कहानी पढ़वाना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत का एक वाक्य है, यदि पतिव्रता को वेश्या के सुख से ईर्ष्या होती है तो उसे तुरंत रुककर सोचना चाहिए। रिश्तेदारों में इनकी रुचि कम है, बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, कॉलेज की लड़कियों से प्रतिस्पर्धा अब तक महसूस करती हैं। इनकी कुछ एक सहेलियां कुंवारी भी हैं। वाइब्रेटर नामक उपकरण के बारे में ये सब सामूहिक रूप से नेट और पत्रिकाओं से जानकारियां जुटाती रहती हैं। हम मिलने पर ढेर सारी बातें करते हैं। इनमें सीरियल्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, कर चोरी होती है, नया धंधा होता है, बीमारियां होती है, बीमा होता है, पॉलिटिक्स होती है, फार्म हाउस होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल से लेकर अनुष्का की प्रेगनेंसी तक शामिल होती है। लेकिन नूर मियां के बारे में सभी चुप हैं। परसों ऑफिस पहुंचते ही खबर आई कि उपराष्ट्रपति का निधन हो गया है और अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुझे ऐसा दिन जीवन के कुल दिनों में एक बोनस की तरह लगता है, हमारे हिसाब से पर एक दिन, जिसका कभी हिसाब किसी को नहीं देना होगा। ऑफिस के लोगों ने पहली चाय पीकर दिन को लेकर अपनी अपनी योजनाएं बनाई और रवाना हुए। मुझे सबसे उपयुक्त लगा कि नूर मियां से मिला जाए। रास्ते में नूर मियां के बारे में सोचते हुए मुझे माथे पर तनाव महसूस हुआ। पुलिस लाइन के पास एक पनवाड़ी से 4 व्हील्स लेकर मैंने स्कूटर ओल्ड कैंपस की लाइब्रेरी के पिछवाड़े में डाल दिया। सिगरेट सुलगाते ही मैं अचानक हाइपर विजुलाइजेशन में चला गया। देखते देखते सामने खड़े नीम का तना स्क्रीन में तब्दील हो गया। नूर मियां स्टार न्यूज के दिवेन की तरह सूट पहने हुए कहने लगे, इस समय मैं जहां खड़ा हूं, यहां कभी गोपाल जी की दुकान हुआ करती थी। मित्रों, ये जो पूरी कहानी जिस तरह से मैंने गढ़ी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये, इसे सुनिएगा। नूर मियां स्टार न्यूज के दिवेन की तरह, नूर मियां आप याद कीजिए कि तांगा चलाने वाला एक आदमी है जो अब प्रचलन से बाहर हो गया है। एक पेशा, जिस मनुष्य के विस्थापन की मैं बात कर रहा था, यह विस्थापित आदमी के बारे में मैं बता रहा हूं। शैलजा, स्वागत है, बहुत लेट आई हो तुम। नूर मियां स्टार न्यूज के दिवेन की तरह सूट पहने कहने लगे, इस समय मैं जहां खड़ा हूं, यहां कभी गोपाल जी की दुकान हुआ करती थी, जो लालटेन बेचते थे और ठीक करते थे। अब यहां एक साइबर शॉप खुल गई है। मेरे दाईं ओर जहां आप यह पब देख रहे हैं, किसी जमाने में फूसा काका का घर था, जो घरों में घट्टी और शिल्ला लोड़ी टांचने का काम करते थे और रात का खाना खाए बगैर नहीं जाते थे। बाईं ओर इस जगह कभी कल्लू कलईगर की दुकान हुआ करती थी, जहां अब पार्लर चलता है और पुरुषों के लिए मसाज की खास व्यवस्था है। इस एटीएम की जगह पहले पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे देवानंद की एक फिल्म गैम्बलर से प्रेरित होकर हैट लगाने वाले टोपसा बैठते थे, तो पेन, टार्च, छाता और लाइटर जैसी चीजें रिपेयर किया करते थे। कैडबरीज कैफे ने उस कोने को खत्म कर दिया है जहां गंगाराम गुड़िया के बाल बेचता था, और बारबी हाउस स्वरूप सुथार के कारखाने की जगह बना है,
जो बच्चों के लिए गाडोलिए और लकड़ी के खिलौने बनाता था। नौटंकी करने वाले कलावंत केंद्र की जगह अब बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुमंजिला स्टूडियो और ऑफिस बन गया है। जो दमयंती तो उस तरफ जहां दमयंती दाई का घर हुआ करता था, वहां डॉक्टर पूर्वा आसोपा का मैटरनिटी होम है, जिसके 80% प्रसव सीजेरियन होते हैं। जिस डिस्कोथेक को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह सरदार चौक था, जहां कुछ सरदार स्टोव ठीक करते थे और कुछ ताले, कुछ एक सरदार दांत भी बांधते थे। अब स्थिति यह है कि यहां कोई सरदार जांघें दिखाती लड़कियों के बीच नाचते बिना दिखता ही नहीं है। जिस बुटीक के सामने मैं खड़ा हूं, वहां कभी परदेसी हाट हुआ करती थी। महसाना की गुजराती ने गोंद लेकर आती थी और गोरवारी ये स्टील के बर्तन लाते थे, जो पुराने कपड़ों के एवज में दे जाते। ये अलग बात है कि अब यही काम एक्सचेंज के नाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसमें टैप, टीवी, स्कूटर से लेकर कार तक, और यकीन करें आप, तो बीवियों तक के एक्सचेंज की एक पूरी और व्यवस्थित प्रणाली वाइफ स्वैपिंग के नाम से देश के 44% शहरों में प्रचलित हो चली है। मैं स्टार न्यूज के लिए सिगरेटें खत्म हो चली थी और बर्दाश्त करने की ताकत भी। मैंने स्कूटर उठाया और किल्ली खाना वाली सड़क पकड़ी, जहां नूर मियां का घर था। क्या वे लोग पुराने अखबार थे जिन्हें रद्दी की तरह बेचकर हमने जीवन को साफ सुथरा किया है, या वे जीवित मनुष्य थे? अगर जीवित मनुष्य थे, तो इस निष्कासन से पहले हमने उनके लिए क्या किया? मानवाधिकार, गुणवत्तात्मक जीवन, पर्यावरण और पशु पक्षियों तक के लिए कानून बनाने वाले हमारे समय ने इनको कैसे गैर कानूनी बताकर जीवन से तड़ीपार किया होगा, मैं सोच रहा था। सोच तो मैं यह भी रहा था कि किसी दिन अचानक 2019 का जीवन भी इस तरह निष्कासित कर दिया जाएगा, तब हम कहां होंगे? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मित्रों, कहानी का अंतिम पैराग्राफ है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उस पर शायद यकीन नहीं करेंगे। किल्ली खाना के खत्म होते ही दाएं मुड़कर जहां नूर मियां का घर था, वहां एक मैदान दिखा। पास जाने पर एक बड़ा गड्ढा दिखा। मैंने जब उसमें झांका, तो एक कंकाल घोड़े के कंकाल के पास खड़ा बीड़ी पी रहा था, और तांगे के आगे की ओर स्टैंड पर रेडियो बज रहा था, जिस पर फिल्म जागते रहो का गीत आ रहा था। जिस पर फिल्म जागते रहो का गीत आ रहा था। तो मित्रों, ये कहानी थी। अगर आप कहें तो मैं इसको आखिरी पैराग्राफ को वापस सुना दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमें क्या कह रहा है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उस पर शायद यकीन नहीं करेंगे। किल्ली खाना के खत्म होते ही दाएं मुड़कर जहां नूर मियां का घर था, वहां एक मैदान दिखा। पास जाने पर एक बड़ा, तो एक कंकाल घोड़े के कंकाल के पास खड़ा बीड़ी पी रहा था, और तांगे के आगे की ओर वाले स्टैंड पर रेडियो बज रहा था, जिस पर फिल्म जागते रहो का गीत आ रहा था। तो मित्रों, ये थी कहानी मेरी नूर मियाँ। और प्रदीप भाई ने मुझे कहा था कि लगभग आधा घंटा मुझे आप लोगों के साथ रहना होगा, तो मुझे लगता है कि लगभग 35 मिनट जो है वो हो गए हैं। और मित्रों, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं आपके कमेंट्स भी देख लूँ। कपिल कह रहे हैं कि बिंब बड़े शानदार हैं, बहुत शुक्रिया कपिल। और उससे पहले कपिल कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कपिल, तुम मेरे बहुत गहरे दोस्त हो यार, तो तुम्हें तो तारीफ करनी ही करनी है। शैलजा कह रही है मैं आ गई
मैं शुरू से सुनूँगी। तो चलो आप जनवादी लेखक संघ इंदौर के पेज पे जाइएगा शैलजा, और वहाँ आपको ये कहानी ज़रूर मिलेगी। लीना जी मेरी प्रिय कवियत्री कह रही हैं कि ये बाज़ार का पदार्पण है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। स्वप्निल श्रीवास्तव, अद्भुत कविता और पाठ भी उम्दा। अ, आत्मारंजन भाई कह रहे हैं कि भाषाई स्निग्धता और आख्यान की भी और पाठ की भी। शुक्रिया दोस्त। लीना जी कह रही हैं क्या वे पुराने अखबार थे? कनिका अरोरा, दरअसल कनिका जी मैं आप लोगों से तो जिसे आप पढ़ना कहते हैं, पठन कहते हैं, वो सीखता हूँ। प्रदीप भाई शुक्रिया। प्रदीप भाई, लीना जी, मनीष सोलंकी, शुक्रिया दोस्त। कविता की लयकारी सी कहानी। मित्रों मैं चाहूँगा कि आप में से कोई अगर सवाल पूछना चाहे तो मुझे उन सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। प्रदीप भाई शुक्रिया। प्रवेश सोनी कह रहे हैं कि अंत ने सिरा दिया। बिल्कुल, मैं दरअसल यही कहना चाह रहा था कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने, टेक्नोलॉजी ने दूसरी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया, और कितने-कितने प्रोफ़ेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी से गुम हो गए, और हम ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रोफ़ेशन गुम होते हैं, जो टेक्नोलॉजी गुम होती है, वे लोग जो हैं वो बाद में कहाँ जाते हैं। हरी सर नमस्कार। पीपी सेमवाल भाई नमस्कार। प्रेरणा बहुत बाद में आई लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी दे रही हैं आप। बहुत सुंदर कहानी। आकाश भाई नमस्कार। तो मित्रों अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए, अन्यथा मैं आप लोगों से विदा लूं, क्योंकि प्रदीप भाई ने मुझे कहा था 30 से 35 या 40 मिनट तक मुझे आप लोगों के साथ रहना है। तो मित्रों मुझे लगता है कि हम सबको हमारे समय को इसी टोटलिटी में देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कवि या कथाकार जो है वो अनुपस्थित चीज़ों का एक जादूगर होता है। वो चाहता है कि चीज़ें रेस्टोर हो, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो तकनीक हो, चाहे पुराने लोग हो, चाहे मनुष्य का विस्थापन हो। तो मुझे लगता है कि कविता, कहानी, साहित्य, कलाएँ, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं उनको रिस्टोर करने का काम जो है वो लगातार करती रहती हैं। और कोई मित्र अगर हमसे सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल प्रेलंकर ठीक कह रहे हैं आप कि जोधपुर में कई जगहों का ज़िक्र है। बिल्कुल किल्ली खाना, ओल्ड कैंपस, चूँकि वो शहर जो है वो अ मेरे भीतर अभी भी है और हमेशा रहेगा। लीना जी पूछ रही हैं कि कवि या कथा क्या आंशिक संतुष्टि देता है? मुझे लगता है कि संतुष्टि जो है वो मुझे कविता में मिलती है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि किसी भी कविता का आइडिया जो है वो मेरे पास कहानी की शक्ल में आता है। और शैलजा हमसे जुड़ी हुई हैं, और सपना भट्ट कह रही हैं कि मैं आपके कहानीकार को भी जानती हूँ। बहुत शुक्रिया सपना जी आपका। हनोर सर कह रहे हैं कि गोपाल जी की दुकान हुआ करती थी जहाँ साइबर कैफ़े। बिल्कुल। लेटर बॉक्स की तरह सब कुछ गुम होता हुआ। बिल्कुल हनोर जी आप ठीक कह रहे हैं। शैलजा कह रही हैं कि मेरा मन खराब हो जाता है सब जगह जब कोई नए चेहरे आपको रूबरू कराएँ। आप उदास होते हैं। बिल्कुल। उदासी भी हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण राग है शैलजा। हम सब उदास होते हैं, और सबसे ज़्यादा उदास तो तुम करती हो, तुम्हारी कविताएँ करती हैं। मैं तो तुम्हें कई बार तुम्हारी पोस्ट पे लिख चुका हूँ कि तुम जो है रुलाने वाली कवियत्री हो। अ, लीना जी मुझे पूछ रही हैं कि आपने कहा कि कविता कहानी के रूप में उतरती है, फिर कहानी लिखें या कविता, ये कैसे निर्णय होता है? बिल्कुल ठीक कहती हैं। लीना जी मुझे ये लगता है कि ये निर्णय जो है ये मैं अपने उस अंतर्मन पे छोड़ता हूँ, जो बहुत मासूम और निष्पाप है, और जिसे एक क्षण के लिए लगता है कि इसमें मैं जो न्याय है वो एक कविता के तौर पे ज़्यादा कर पाऊँगा या कहानी के तौर पे कर पाऊँगा। तो मेरे निर्णय की भी प्रक्रिया उसी मेरे भावुक मन की प्रक्रिया है, जिसमें मैं ये तय करता हूँ कि इस प्लॉट को मैं कहानी बनाऊँ या इस प्लॉट को कविता में कन्वर्ट करूँ। कहानी आलोचना के मेरे प्रिय हस्ताक्षर प्रमोद शाह साहब जुड़े हैं। नमस्कार प्रमोद भाई। अनुराग चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि पुराने से इतना मोह क्यों है? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये देखिए कि पुराने के मोह से ही नई चीज़ें निकल कर आती हैं, और ये मोह नहीं है। दरअसल मैं कहता हूँ कि कुछ नएपन के साथ कुछ नैतिकताएँ जो हमारी सभ्यता से छीन जाती हैं, उनके रेस्टोरेशन की कोशिश है ये। तो मित्रों और कोई सवाल हो, या मुझे लगता है कि अब काफ़ी समय हो गया है मुझे आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों से
इजाज़त चाहूँगा और एक मेरे शहर जोधपुर के एक शायर हैं दिनेश सिंदल, उनका एक शेर है कि फिर मिलेंगे तो नए चेहरे के साथ, फिर मिलेंगे तो नए चेहरे के साथ, यही हमारी आखिरी पहचान है। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने-अपने समय को हम हमारी आँख के छेद से देखें और उसे लिखने की कोशिश करें। अपने आस-पास कोई नूर मियाँ अगर आपको दिखते हैं, तो उन्हें बचाइए, उन्हें कंगाल होने से बचाइए और उनके पास में पड़ा हुआ रेडियो जो जागते रहो का गीत सुना रहा है, इस बाज़ार, इस पूँजी के इस खेल में जागते रहो। नमस्कार।